अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फैस एकेडमी। बच्चों, फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं और बारी है यूनिट 8 इलेक्ट्रिक फील्ड के एमसीक्यूज़ को समझने की। तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए बच्चों हमेशा बताता हूं कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना उसको गेन करने की कोशिश किया करो। ये नहीं कि जस्ट उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बल्कि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हैं और ज़रा से चेंज से क्या डिफरेंस आ सकता है उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। अ 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज, एक 2 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज है जिसको लोकेट किया गया है एक डिस्टेंस d पर, अवे फ्रॉम 6 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। दूसरा जो चार्ज है वो 6 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज है। व्हाट इज द रेशो ऑफ F12 डिवाइड बाय F21। अब ये जो सवाल है इसमें पूछ रहे हैं कि F12 का मतलब ये पहला वाला चार्ज दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, और ये जो दूसरा वाला चार्ज है ये पहले वाले चार्ज पे कितनी फोर्स अप्लाई करेगा। अब अगर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो बात हो रही है दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स की, जो कि हम लोग कूलम्स लॉ से मालूम करते हैं ना, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे कह रहे हैं दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज मिसाल तौर पे Q1 है, एक पॉइंट चार्ज Q2 है। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो D है। एक की वैल्यू बराबर है 2 माइक्रोकूलम के, एक की वैल्यू बराबर है 6 माइक्रोकूलम के। अब जो फोर्स ये अप्लाई करेगा इसके ऊपर, इसको F12 बोल देते हैं, और जो ये फोर्स अप्लाई करेगा इसको F21 कह देंगे। तो अब मुझे एक बात तो बताओ, आप लोग सोचो कि ये जो फोर्सेस हैं कौन किस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। 2 वाला 6 वाले पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, 6 वाला 2 वाले पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। अगर आप इस फॉर्मूले के ज़रिए देखो तो इस फॉर्मूले के मुताबिक तो जो दोनों की फोर्स है वो Q1 Q2 दोनों पे डिपेंड करेगी। यानी कि अगर आप F12 की बात करोगे तो हो जाएगा K Q1 Q2 ओवर R², और जब आप बात करोगे F21 की तो बराबर आ जाएगा K Q2 Q1 डिवाइड बाय R²। तो कहने का मकसद ये है कि जो दोनों फोर्सेज हैं वो तो इक्वल ही रहेंगी। जब दोनों फोर्सेज इक्वल रहेंगी तो अगर F12 को F21 से डिवाइड करवा भी दूंगा तो आंसर जो है वो बराबर आएगा 1 के, क्योंकि फोर्सेस बराबर हैं। ठीक है जी, दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर होगा हमारे लिहाज से वो होगा 1, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2। द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। जो मिनिमम चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज जो है कि जिससे छोटा चार्ज कभी भी नहीं हो सकता, वो एक्चुअली है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। ठीक है, बाकी ये जो चार्जेस हैं ये 3.2, ये तो बहुत ही कम हो गया, और मतलब इससे कम जो है ना चार्ज कभी भी नहीं हो सकता। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की ना, 1.6 exp-19। याद रखना है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और एलिमेंट्री चार्ज आप इसे कह सकते हो। किसी भी चीज़ का चार्ज जो है वो एक्चुअली हम लोग कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3। दो चार्जेस हैं जिनको प्लेस किया गया है सर्टेन डिस्टेंस पर, ठीक है, किसी फासले पर है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड देन द फोर्स विल बिकम। अगर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का उनको डबल कर दें तो बताएं फोर्स कितनी हो जाएगी। अब बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पे नज़र आ रही है कि जो दोनों के दोनों चार्जेस हैं, फार्मूला तो यही अप्लाई होता है ना, फार्मूला यही अप्लाई होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। ये एक्चुअली फोर्स की वैल्यू है। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि जो Q1 प्राइम है उसको ट्वाइस ऑफ Q1 कर दो, जो Q2 प्राइम है उसको ट्वाइस ऑफ Q2 कर दो, यानी दोनों के दोनों जो हैं उनको हमने डबल कर दिया। अब जो F डैश जो नई फोर्स होगी, डिस्टेंस उतना का उतना ही है, इसकी जगह पे Q1 प्राइम आएगा, इसकी जगह पे Q2 प्राइम आएगा, डिवाइड में आ जाएगा R²। अच्छा, दोनों की वैल्यूज़ अगर पुट करें, K अपनी जगह पर है, इधर आएगा 2Q1 और इधर आ जाएगा 2Q2 डिवाइडेड बाय R², और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4, बाकी वही बच गया K Q1 Q2 ओवर R²। और अगर आप इसकी वैल्यू देखो तो एक्चुअली किसके बराबर आ रही है? एक्चुअली बराबर आ रही है फोर्स के। तो जो नई फोर्स है यानी कि F प्राइम वो 4 गुना हो जाएगा एक्चुअल फोर्स के। अगर हम चार्जेस को डबल कर देते हैं तो फोर्स हो जाती है 4 गुना, 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड वाइल मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें से कौन डिफ्लेक्ट होता है वाइल मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव होते हुए कौन डिफ्लेक्ट होगा इनमें से? न्यूट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, या ए और बी, न्यूट्रॉन और फोटोन दोनों? तो देखो करेक्ट आंसर तो इलेक्ट्रॉन है।
एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही डिफ्लेक्ट होगा। क्यों डिफ्लेक्ट होगा? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब, हमारे कहने का मकसद ये है कि एक जगह एक पॉजिटिव प्लेट होगी, एक जगह एक नेगेटिव प्लेट होगी। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इससे गुजरने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जो है वो बेंड होता चला जाएगा। जबकि जो फोटोन है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये बिल्कुल भी बेंड नहीं होंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस ऑफ एरिया ए, ठीक है, एरिया ए है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई के बराबर, इज मैक्सिमम व्हेन द सरफेस एरिया इज। अब सवाल ये है कि फ्लक्स के बारे में सवाल है, एरिया ए के बराबर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई के बराबर है, तो बता रहे हैं मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम होता है जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एरिया के पैरेलल होती है, या आप कह सकते हैं कि एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के पैरेलल होता है। ठीक है, कैसे? अगर हम फार्मूला आपको बताएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो आपके लिए आपको रिवाइज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया, या इसको कहते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो कॉस की जगह पे यानी कि थीटा की जगह पे हमें ज़ीरो पुट करना पड़ेगा। ज़ीरो का मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, तो फिर जो आंसर आएगा वो आएगा कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो फ्लक्स का आंसर है वो ई ए के बराबर आएगा, और ई ए दरअसल शो करता है कि जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम है, क्योंकि ई और ए थोड़ी, एक्चुअली कॉस ही तो है जो इनको जो है वो डिवाइड कर रहा होता है, जो कि इसको कम करेगा। तो ई और ए तो उतना ही रहेगा, एंगल पर डिपेंड करता है ना। दैट्स वाई मैंने करेक्ट आंसर सेलेक्ट करा था पैरेलल टू ई। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ क्यू इंटू डी, जो प्रोडक्ट है क्यू का और स्मॉल सेपरेशन डी का बिटवीन टू चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो, दो चार्जेस हैं सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर, एक्चुअली इसे कहते हैं डायपोल। डायपोल की बात हो रही है। तो जो प्रोडक्ट है क्यू और डी का वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन भी समझी थी। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को पी से शो करते हैं और बराबर आता है क्यू इंटू डी के। तो वो यही तो पूछ रहे थे कि चार्ज और स्मॉल डिस्टेंस का प्रोडक्ट कितना होगा, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, 12 जूल का काम किया जा रहा है अगेंस्ट एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम किया जा रहा है। कितना चार्ज है? 0.01 कूलम। एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो बताइए बी से ए का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ठीक है, तो इसका मतलब दो पॉइंट्स हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट मिसाल तौर पे ए है और एक पॉइंट है पॉइंट बी, और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो बेसिकली इस डायरेक्शन के अंदर है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन है, और हम क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन है, और हम क्या कर रहे हैं, हम एक चार्ज को, जो कि चार्ज क्यू के बराबर है, क्यू का नाम दे देते हैं फिर वैल्यू पुट कर लेंगे, इसको जो है वो मूव करा रहे हैं बी से ए की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमें बी और ए के दरमियान का मालूम करना है। अगेंस्ट डायरेक्शन में हमने मूव करवाया है, चार्ज को अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं। ठीक है जी, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वर्क डन गिवन था, वर्क डन है बराबर 12 जूल के, और 0.01 कूलम का चार्ज है। चार्ज जो है वो बराबर है 0.01 कूलम के। तो अगर डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन है हमारे पास 12 के बराबर, चार्ज है बराबर 0.01 के बराबर। तो 12 डिवाइड बाय 0.01 बराबर आएगा 1200 वोल्ट के। दैट्स वाई जो बी और ए के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा 1200 वोल्ट के। क्वेश्चन नंबर 8, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर। दो चार्जेस हैं जो कि एयर में मौजूद हैं, प्लेस किया गया उनको एयर में, और फिर एयर को रिप्लेस कराते हैं किसी और मीडियम से जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर के बराबर है। तो बताइए फोर्स कितनी रिड्यूस हो जाएगी, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी चलो इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। बात यह है कि अगर एयर में है तो F बराबर आता है 1/4 पाई के की जगह पे
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इसको F कर देते हैं, ठीक है। और किसी और मीडियम के लिए जो बनेगा फॉर्मूला फॉर अदर मीडियम, वो फॉर्मूला बराबर आएगा, लेट से उसको F डैश कर देते हैं, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आता है किसी और मीडियम के लिए ना, एप्सिलॉन। फिर यहाँ पर आता है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये जो एप्सिलॉन है ये प्रोडक्ट होता है जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और रिलेटिव परमिटिविटी का। तो इसका मतलब F डैश का आंसर क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में एप्सिलॉन आर भी लिखा हुआ है, Q1 अपनी जगह पर है, Q2 अपनी जगह पर है, आर स्क्वायर अपनी जगह पर है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो सिर्फ अगर, और ये F डैश की वैल्यू है ना, ये F डैश हो गया नई वाली। ये जो पूरी वैल्यू आपको नज़र आ रही है एप्सिलॉन आर को हटा के, एक्चुअली ये फोर्स F के बराबर है, ठीक है ना, देख लो ये चीज़ F के बराबर है। तो अब जो नया फार्मूला बनेगा F डैश का, F डैश बराबर आ जाएगा, इस सब की जगह पर आएगा F और डिवाइडेड में आ जाएगा सीधा सीधा एप्सिलॉन आर। तो जो नई फोर्स है वो कितना रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी बाय एप्सिलॉन आर, F डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 9, द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज, नेगेटिव ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब ये कह रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ग्रेडियंट डिस्टेंस के लिहाज से हम लोग मेजर करते हैं। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस के लिहाज से, फासले के लिहाज से पोटेंशियल में कितना फ़र्क आ रहा है। और कह रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो याद रखिए नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली बराबर होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये भी है कि इट इज़ द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन एरिया विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द एरिया हेल्ड एट एन एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, फिर लिख देंगे। हमें देखना है कि किस एंगल के ऊपर जो है वो हाफ हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू के। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, तो फॉर मैक्सिमम फ्लक्स का जो फॉर्मूला अभी भी हम लोगों ने पढ़ा, फ्लक्स बराबर होता है E इंटू ए के। ठीक है, ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब ये जो कह रहे हैं जो फ्लक्स है, इसको मैक्स कर देता हूँ। सवाल ये है कि किस फ्लक्स कितना हाफ हो जाए मैक्सिमम के। अगर फ्लक्स हाफ हो जाता है मैक्सिमम फ्लक्स के तो बताइए एंगल कितना होगा। अब फ्लक्स की डेफिनेशन के मुताबिक ई ए साथ में आता है कॉस थीटा, 1/2 अपनी जगह पर है, और जो मैक्सिमम वाला फ्लक्स है वो एक्चुअली बराबर है E इंटू ए के। सही है ना। कंडीशन क्या करनी थी, कंडीशन ये फाइंड करनी है कि किस एंगल के ऊपर जो फ्लक्स है वो हाफ हो जाता है मैक्सिमम फ्लक्स के। तो जो गिवन कंडीशन थी वो ये थी। ठीक है जी, तो हमने क्या करा, फ्लक्स की जगह फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा, और जो मैक्सिमम के लिए होता है, जो हमने इसी वीडियो के अंदर ड्राइव किया मैक्सिमम के लिए, वो मैंने मैक्सिमम की जगह पुट कर दिया। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो। ई ए से ई ए कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा एक्चुअली बराबर आ गया हमारे पास 1/2 के। और हमसे एंगल के बारे में पूछा गया, तो कॉस इन्वर्स लेंगे, कॉस इन्वर्स 1/2। तो जो थीटा है वो बराबर आ जाएगा, अगर 1/2 का कॉस इन्वर्स मालूम करते हैं तो ये बराबर आ जाएगा 60 डिग्रीज़ के। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है वो मिनिमम होता है 60 डिग्रीज़ के ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सो करेक्ट आंसर इज़ बी 60 डिग्रीज़। ठीक है जी, सो ये थे MCQs हमारे चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कन्फ्यूजन्स आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।